अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। अगली रात 10 होते ही उसने मीटिंग का आगाज किया था। इस वक्त उसके सबसे ज्यादा चलने वाले अड्डे कौन से हैं उसने हाकमानी के बारे में इस मीटिंग में मौजूद लोगों से पूछा। 3 क्लब, 2 फैक्ट्रियां और एक अस्पताल। अस्पताल को छोड़कर बाकी सबको उन्हीं में मौजूद शराब से जलाकर राख तो कर दो। सुबह की रोशनी जब उसके महल पर पड़े तो उसे पहली खबर यही मिलनी चाहिए कि उसके अड्डे आग में झुलस कर राख हो गया। ओके, सबने बैक वक्त का और मीटिंग बर्खास्त हो गई थी और वो भी अपने कमरे की तरफ चला गया था। आने वाले दिनों में शायद उसे जर्मनी जाना पड़ता, इसलिए यहाँ का काम वो खत्म करना चाहता था सब। इसलिए लैपटॉप लेकर वो अजमेर के हर चप्पे की इंफॉर्मेशन निकलवाने लगा। वो सब ठीक होने पर उसने गहरी सांस भरी। किसी का ख्याल चबक कर जहन के पर्दों पर लहराया तो वो बेचैन हुआ। घड़ी पर वक्त देखा तो 2:30 बजा रही थी। उसने पैदल चलते उसके घर के सफर को तय किया। गार्ड ने उसको देते हुए गेट खोला और उसे बैरूनी दरवाजे की चाबी दी, जिसे थाम कर वो अंदर बढ़ गया। उसके कमरे में पहुंचा। वो बेड के किनारे पर थी। उसे आगे बढ़ते हुए उसे ठीक किया और कुर्सी लेकर उसके नजदीक बैठा उसे देखने लगा। वो मुंह खुले सो रही थी, बाल बुरी तरीके से एक दूसरे में उलझे हुए थे, जिसे न जाने कब से सुलझाए ही ना गए हों। और वो बिस्तर पर आधी कंफर्टर में और आधी कंफर्टर से बाहर थी। उसके चेहरे से उसने बाल हटाए बिना उसके चेहरे पर हाथ फेरा। उसका दिल हम कराता उस खूबसूरती और कशिश को छूने का, लेकिन वादे के मुताबिक वो उस पर झुका, उसकी गर्दन के करीब जाती उसकी खुशबू को इनहेल किया और पीछे हटा। तुम मुझे बेकाबू कर रही हो अलियोर, जो मैं होना नहीं चाहता। तुम वो नशा बन रही हो जो मेरे सर चढ़कर बोलता है। तुम्हें देखे बगैर मुझे नींद नहीं आती। यह सब बातें उसके दिल दिमाग में चल रही थी। क्या ये सब तुम लेकर जाओगे? नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि मैं इतना मीठा नहीं खाती। वैसे खा भी सकते हो, तुम तो अब बड़े हो गए हो ना। लेकिन बांटनी चाहिए चीजें, अच्छी बात होती है। लेकिन तुम किसके साथ बांटोगे? कोई भी तो तुम्हारे पास नहीं है। लेकिन इसका ये जवाब मतलब नहीं है कि मैं इन पर नजर है। बिल्कुल नहीं। ये तुम ले जाओ, मैं भूखी थोड़ी हूँ। मैं तो वैसे भी खा चुकी हूँ, 3-4 ही खाए हैं बस, और भी खा सकती हूँ। लेकिन नहीं, मैं कौन सा भूखी हूँ जो तुमसे मांगू। और उसकी बातें याद करता वो फिर से मुस्कुराया था। तुम वॉयलेट की जिंदगी बन रही हो आहिस्ता आहिस्ता। मैं बस सोचना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ। तुम्हें देखे मेरी वहशत कहीं जासूस होती है। और उसे पहले के कुछ और कहता, उसे साथ वाले कमरे से हल्का सा खड़क सुनाई दिया था। वो डरता ना था, क्योंकि इस वजूद पर उसका हक था और अब उसके मुताबिक। लेकिन ये सही वक्त नहीं था, इसलिए अपनी जगह से खड़ा हुआ और दरवाजे के पास गया। लेकिन दिल क्या तो मजबूर होते वापस मुड़ा और उसके नजदीक आता। वह अपने होंठ शिद्दत से उसके गल पर रखे और 2 सेकंड बाद पीछे हटा। वाहिद हवाश बन गई हो तुम अलियोर कशिश। अगली सुबह की खबरों को देते हुए उसने मुस्कुराते नजर से आसमान को देखा। रात को महबूब से हुई मुलाकात का सरूर और सुबह खुद से दो के दिए जाने वाला हशर इसे सरूर बख्श रहा था। उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक आगवानी का फोन आ चुका था। उसने पहली पहल पर तो क्या दोपहर तक उसका फोन नहीं उठाया था। शाम के 5 बजे उसने जूस का ग्लास को लब्बू से लगाते उसकी काल्पी की। वड़ा, ये तुमने अच्छा नहीं किया, मुझे पता है ये सब तुमने किया। वो बिलबिला उठा था। उस सब के से ज्यादा मुनाफा देने वाले अड्डे इस वक्त डाक के ढेर से ज्यादा ना थे। तुम इतने पुख्ता यकीन से कैसे कर सकते हो कि ये सब मैंने करवाया है? उसने गार्ड को इशारा से अपने बात गाउन लाने का कहा, क्योंकि ये इसका स्विमिंग पूल का वक्त था, स्विमिंग का वक्त था। क्योंकि तुर्की में तुम्हारे अलावा कोई शख्स हाकमानी पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं कर सकता। वो चीख रहा था। जब जानते हो तो मिलावट क्यों की? और एक वार्निंग तुम्हें दी गई थी, तुम उस पर पूरा नहीं उतरे। उसे हुए धोखे पर मैं महालू को कब्र में उतारने की हिम्मत रखता हूँ। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ ये तो बस एक छोटा सा नजराना था, ताकि तुम जान जाओ कि वॉलेट के साथ नाइंसाफी करने वाले को वॉलेट माफ नहीं करता। तुम मुझसे बदला ले चुके हो वॉलेट। मेरी अगली डील्स को बहाल करवाओ। वो बेबसी से चिया। आराम से हकवानी, तुम्हारी कोई भी डील मैंने नहीं कर रुकवाई। लोगों ने खुद तोड़ी है, क्योंकि जो वॉलेट से नाइंसाफी करता है वो बाकी सबसे क्यों नहीं। और फोन कार्ड हटाता उसकी कॉल काट दे। एक दिन वॉलेट, हर कुत्ते का दिन आता है। एक दिन तुम्हारी सबसे कीमती चीज पर हाथ डालूंगा और तुम्हें बिल बिलाता हुआ छोड़ दूंगा। ये सारे अड्डे मैं वॉलेट तुम्हारी जेब से दोबारा बनवाऊंगा, ये वादा रहा। हाकमान ने कहते हुए फोन सामने दीवार पर दे मारा और फिर उसने प्राण परांडा खोला और वहां से उसके लिए चश्मा पसंद करने लगा। ये पहला तोहफा वॉलेट किसी को देने वाला था। उसने पसंद की और रुमाल स्टोर से लाने को कह दिया। अब वह खामोशी से अपना काम कर रहा था, ये जाने बिना कि जल्द वो बुरा वक्त देखने वाला है। काम के तमाम होते ही वो सो गया था। बेहद थकान थी उसे। छोड़ो, तुम हाथ मत लगाओ अम्मी। वो 12 साल लड़का बिलबिलाता हुआ अपनी माँ को पुकार रहा था, लेकिन उसे इस सुनसान आबादी में उसे कोई भी सुनने वाला न था। बड़ा चिकना पीस लाया है इस बार। उसे अपने कानों में दूसरे आदमी की आवाज आई, जो उस लड़के से कह रहा था जो उसे लाया था। इधर आ छोड़े। वह मुंह से पान की पुचकारी जमीन पर फेंकता हुआ बोला, तुझे हिजड़ा बना देंगे साला।
साले मांगेगा तो क्या कीमत लाएगा। वही शख्स फिर से बोला, मुझे वापस जाना है। वो बच्चा घुटनों में मुंह उठाता हुआ बोला, हाँ हाँ हाँ, छोड़े, अब फरार नामुमकिन है। तू हिजड़ा बनेगा और मांगेगा लोगों से, हमारे धंधे को आगे बढ़ाएगा। बच्चा सहम गया था। हाँ, हिजड़े देखे थे उसने, वो तो अच्छे होते थे और उन्हें तो रब ने ऐसे बनाया था ना, प्यार करते थे बच्चों से, तो क्या उन्हें भी ऐसे मजबूर किया जाता है। ये बात इस 12 साल बच्चे के दिमाग में आई, जो है एहसास होने के साथ साथ तेज दिमाग भी था। लेकिन अभी तो नहीं बना सकते ना, अभी से ऐसे ही मांगने पर लगा। वो लड़का जो उसे जहाँ पर लाया था वो बोला, हाँ अभी तो मजे ले सकते हैं। वो आदमी हबासा से इस 12 साल के लड़के को देखते हुए बोला। वो 12 साल लड़का हुसन का शाहकार था, सफेद रंग का जिसमें थोड़ी गुली हुई थी। उसके रंग को गुलाबी माइल बनाते थे, बूढ़े बाल और ब्राहिमी जिस्म का वो गोलू मोलू सा बच्चा था। जो भी उसे देखता एक बार तो वो माशाल्लाह जरूर कहता था। वो बच्चा उसकी नजर में आ गया था और जब उन्हें पता लगा कि वो किसी यतीम खाने में रहता है, उसे खरीद लाए थे और पाकिस्तान से तुर्की स्मगल किया गया था। वो पाकिस्तान था जहाँ यतीम खाने और ओल्ड एज होम सब के सब अपने मुनाफे के लिए बैठे हुए थे। अवाम से हमदर्दियां और हजारों लाखों के फंड्स लेकर अपने बच्चों को हराम खिलाने वाले और लोगों के सामने ये बताकर बड़ा मारने वाले क्या खिदमतें हल कर रहे हैं। अफसोस, उसे वहां से खरीद लाए थे और अब उसे अच्छी ट्रेनिंग देकर वो हिजड़ा बनना चाहते थे। वो जानते थे कि वो अच्छी कीमत लोगों से इकट्ठी कर लेगा, बस अच्छी ट्रेनिंग की जरूरत है। वो लड़का इस बच्चे को उस आदमी के पास लाया और गोद में बिठाया। उस आदमी ने मुंह से पानी की पुचकारी फेंकते हुए आस्तीन से मुंह साफ किया और उसकी टांग पर हाथ फेरने लगा। हमारे माशरे में बच्चों को सिखाया जाता है कि अच्छा और बुरा छूना क्या होता है, तो लड़कों को क्यों नहीं। एक और फक्ता जिस पर नजरसानी की जरूरत थी। वो लड़का उसे एक छूने से सहमा नहीं था। उसने अंदर गुस्से की एक आग जल उठी थी और वो बच्चा था कि गुस्सा आने पर वो अपने हाथी से 2 से 4 साल के बड़े लड़कों को दनकर रख देता था। उसका गुस्सा उसकी हासियत थी और वो इसी हासियत की वजह से यतीम खाने में मशहूर था। उसने इस लड़के को देखा जो पास ही खड़ा था। उसकी कमीज की जेब में पिस्टल था। उसके चेहरे पर अब आंसू नहीं थे, सिर्फ गुस्सा था जो उस आदमी के हाथों के हड़बड़ा बढ़ता जा रहा था। उसने इस आदमी के कंधे पर सर रखकर और धीरे से साथ वाले की जेब से पिस्टल निकाल उससे पहले कि कुछ समझते हुए पीछे से इस आदमी के दिमाग में गोली मार चुका था। ये पहला कत्ल था उसके हाथों, न जाने कितने बाकी थे। दूसरा आदमी घबराया, ए बच्चे गन नीचे कर। वो बच्चा एक बार फिर मुस्कुराया और गन का निशाना उसकी तरफ करते हुए पहले ही निशाने में इस आदमी को जमीन मार दिया। गन उन्नी की तरफ फेंकते उस आदमी के हाथों पर पाँव रखा और उसके मुंह पर झुकते हुए थूका और फिर वहां से भाग गया। इस बच्चे ने उस रात तुर्की की गली में घूमते गुजारा था, बिना ये जाने कि वो किस मुल्क में आ गया है। वो दवा लेते हुए कमरे में बंद हो गई थी। हांस मामा जुरेज के कमरे की सफाई के लिए गई तो वो उन्हें देखने लगा था। क्या उसने दवाई ली थी? नहीं। नाश्ता करवाया आपने? जी। दवा अभी दे दें ये, और पास खड़े रहकर खिलाएं, नहीं तो वो फेंक देगी। उसके लहजे में उसके हर लफ्ज से बेकरारी टपक रहे थे। वो सारी लतें बढ़ गई और फिर उसे दुआ खिलाकर उसे बताते हुए मुतमिन कर गई। उसे आज रात एक पार्टी अटेंड करनी थी। वो उसके लिए बेहद दर्जे परेशान था। वो जानता था उसकी तवज्जो चाह रही थी, लेकिन इतनी जल्दी से मैसर नहीं हो सकता था। लेकिन नहीं जानता था कि वो सारे हथियार रखती है उसे अपने सामने जेर करने के लिए। उसने फाई को फोन करते हुए आज की पार्टी की सारी मालूमात ली। उसका कितना हटा था उस वक्त वो जानता था। अक्सर वालिद उसका मजाक उड़ाया करता था कि अजमेर में वालिद से ज्यादा बैरिस्टर जुरेज तोरावर की मकबूलियत है। वो तैयार होने लगा और जाते हुए उसे देखकर गया था जिसके कमरे का दरवाजा लॉक था। वो बाहर में फनक रही थी, लेकिन पार्टी में जरूर जाना चाहती थी। आज तो तुम्हारी तवज्जो खुद की तरफ करवा के लूंगी। मैं देखती हूँ तुम कैसे नहीं मेरी तरफ मुतवज्जो होते। वो सोचती हुई अलमारी की तरफ सामने खड़ी हुई। उसे भी पार्टी में मदऊ किया गया था और वो जानती थी कि जुरेज जरूर जाएगा। और फिर उसने दिमाग लगाते हुए इस लिबास का इंतखाब किया जिसे देते वो यकीन उसकी तरफ मतवज्जो होता और फिर चाहे गुस्सा ही करता, लेकिन उसे बुलाता तो सही। कब तक मुझे नजरअंदाज करोगे ज़ात? उसे जुरेज का नजरअंदाज करना आग लगा रहा था। क्यों? ये ना उसने सोचा था और ना ही वो सोचना चाहती थी। साड़ी निकालते उसने पहनी और तिनकी निगाह पर खुद पर डाले। नॉट बैड। डार्क लिपस्टिक उसने लिपस्टिक लगाई और बाहर निकल आई। बाकी वो अपने दोस्त के फ्लैट पर जाकर तैयार होना चाहती थी। उसकी सेक्रेटरी ने उससे पता दे दिया था वेन्यू का। बैरिस्टर जोरेस जोरावर, और ऐसा करना हमारे असूलों के खिलाफ है। उस शख्स ने पेशानी से पसीना साफ करते हुए कहा, मैं तुम्हारे सस्ते और 2 टके के असूल पर चलने का पाबंद नहीं। उसे घड़ी पर वक्त देते हुए कहा, जैसे अब मजीद कुछ बोलना वक्त का ज़िया होगा। वसीम सिद्दीकी तंग आ गया था ना। एक तरफ उसकी कजन माई कामल ने जवाब दिया था और ना वो मान रहा था। सर, किसी ने वसीम सिद्दीकी के कान में आकर कुछ कहा जिसे उसके चेहरे पर शातराना मुस्कुराहट आ गई। मैं चलता हूँ, नहायत जरूरी काम है। इस मामले पर जल्द तफसील से बात होगी। मुझे नहीं लगता। जो बात करनी हो मेरा सेक्रेटरी मौजूद है। वो तुम्हारे जरूरी कामों से ज्यादा अहम मेरा 1 मिनट है। डबल कीमत जुरेज तरावर। उसने आधी पत्ता फेंका, एक नजर दवाई की तरफ और फिर से देखा। 4 गुना रकम ही बढ़ा दो तब भी नहीं। वसीम सिद्दीकी जुरेज तरावर एक बार ना की हुई चीज को हाँ में नहीं बदलता। एक्सक्यूज मी, वो कहता हुआ आगे बढ़ गया।
वसीम सिद्दीकी ने मुठियां बीची, इसकी अक्कड़ एक दिन जरूर तोड़ूंगा। पर उससे पहले कि वो कुछ और कहता, इससे मैं सबकी नजर दरवाजे की तरफ उठी और फिर पलटना बोल गए थे। काला आंचल जमीन पर उसे कदम चुमता वो आगे बढ़ रहा था। काली शिफॉन की साड़ी, हाई हील्स, हीरे की लॉन्ग, बालों को कर्ल स्टाइल हुए, सुर पर सफेद माइल चेहरा जिसे मेकअप की जरूरत तो ना थी, लेकिन इस वक्त स्मोकी मेकअप, न्यूड लिपस्टिक से मजीन होठ वो इस वक्त पूरी महफिल को अपनी तरफ माइल काट चुके थे। उस वक्त सबके मुंह पर एक ही शख्सियत का नाम था और वो था माइक कामल। सर, एक जरूरी बात बतानी है। नॉट नाउ। उसने फाइक को नजरअंदाज किया था। इस वक्त वो वालिद से वसीम सिद्दीकी के बारे में डिस्कस कर रहा था। उसने फोन पर उंगली चलाते हुए कहा, वो यहाँ पर सर साहब का जज साकब न्याज के कहने पर आया था। सर, ये बात आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। फाइक अपनी बात पूरी करता कि इसका फोन फिर से गूंज रहा था, जिसे कान से लगाते वो सर पर हट गया। मिस माँ, कैसी आप? माइक कामल। उसने अपना हाथ का क्लच अपने सेक्रेटरी को पकड़ाते उसकी तस्दीक की थी। जी वही, सिद्दीकी ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी नजर भी बाकी उस सिमत भटक भटक कर उसके हसीन हदोहार पर जा रहे थे। वजह उसके जिस्म पर मौजूद वह शिफॉन की काली साड़ी थी, जिसका पल्लू नीचे उसके कदमों में था, स्लीवलेस और पीछे का गला गहरा काफी था, जिसे सादा डोरी किसी ने बांध रखा था, जिससे उसकी सफेद कमर साफ झलक रहे थे। बैरिस्टर माजिद खान ने एक शख्स ने बैरिस्टर माजिद खान एक शख्स ने पीछे से आते हुए उसके आगे हाथ बढ़ाकर अपना तारुफ करवाया था। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब। उसने हाथ को नजरअंदाज किया था। वालेकुम सलाम। उसने कहते हुए यहाँ नजरें घुमाई और उसकी उसके दिल सापर हो गए। कहते ही नौजवान उसको देखकर ठंडी आहें बढ़ रहे थे। सब उसी के खुशामद बने हुए थे पल में। वायर बेकरी में नहीं था। उसे सुबह ही फोन आ चुका था कि शार्ट सर्किट की वजह से बेकरी में आग लग चुकी है। वो भागा था। ये कैसे मुमकिन था कि हर काम उसने अपनी नजरों के सामने करवाया था। इलेक्ट्रीशियन मुल्क से बढ़ गया, तुम सब जान से जाओगे। वो दायरा तो सब बाहर निकल गए। आग को अब तक बुझाया ना जा सका था। कोई जानी नुकसान अब तक सामने ना आया था, लेकिन वालों को नाखुश का नुकसान पल में हो गया था। वो सिक्योरिटी वहां पर रुकती इधर आई जहाँ लोगों का मजमा था। आगे से आग बुझा दी गई थी, लेकिन अंदर के बावर्ची खानों में आग अभी झुलस रहे थे। सर, एक शख्स अंदर अभी मौजूद है। रोमानिया को बताया तो वो बिना सोचे समझे अंदर दाल हुआ। एंजल। उसकी आवाज वहां सब ने सुनी थी, लेकिन वो सुन ना पाया था। शायद सुन लेता तो उस आग में ना कूदता। लेकिन अपने किसी बंदे को बिना कसूर के मरते देखना उसकी माँ थी, और माँ वालर को 12 साल की उम्र से भी कोई ना दे पाया था। वो चीखी थी, उसके आंसू गाल पर बहने लगे, और उसका एंजल था। अगर उसे आग लग जाती तो यही सोचती वो अपना बैग वहीं पर फेंकती, बिना किसी के काबू आए अंदर दौड़ते। वाले ने शेफ को रेस्क्यू कर लिया था और उसे पीछे के दरवाजे पर बाई हिफाजत छोड़ते हुए अंदर कोने में लगे हुए कैमरे तक रसाई चाहता था, जो अब तक जुलसा ना था। यानी कुदरत ने उसे एक मौका दिया था मुजम तक पहुंचने का। वो उस कैमरे तक पहुंचता जब बावर्ची खाने की खिड़की से उसे वो सफेद फ्रैग में दिखे। ये उसका वहम भी हो सकता था। उसे अपनी चादरों का मस्जिद अपने नाम पर लिपटा और आगे बढ़ा। एंजल। एक आवाज, और वो सब छोड़ गया था। ये उसका वहम नहीं था, और वो वहीं पर मौजूद थी, लेकिन वो बाहर थी, अभी जहाँ आग नहीं थे। उसने भी वालों को देख लिया था और वालों की तरफ बढ़ती कि वालर तेज से उसकी तरफ बढ़ा था, और यही चौक उससे हुई थी। वो दरवाजे के साथ लगी हुई खिड़की के ऊपर का लकड़ी का हिस्सा जाकर उसके ऊपर गिरा था, और वो एकदम अपने आप को बचा ना पाया था। उसका हाथ झुलस गया था शायद, लेकिन नजर सामने वजूद पर थी, जो थमी उसी को देख रहे थे। अब उसने रोमान को अंदर आते हुए देखा था। आग अब खत्म हो रही थी, क्योंकि पिछले गेट से भी पानी डाला जा रहा था। एंजल। ये आहरी आवाज उसके समां में पड़ी थी, और फिर वो खामोशी छा गए थे। रोमान ने आगे बढ़ते उसे थामा था, गिरने नहीं दिया था। उसका मालिक जमीन पर यूं गिरने के लिए नहीं बना था। एडम भी आ गया था। उसे वालर ने अपनी टीम में रख लिया था। उसे जल्द से जल्द घर शिफ्ट किया गया था। इलाज घर पर ही जारी था। वो बिना कुछ सोचे अपने घर अपने दोस्त के साथ हादसे का बताती वहीं रुकने का बोलकर उनके साथ आई थी। चूंकि चूंकि सुरेश जानता था, इसलिए उसने दादी को उसके रुकने की इजाजत दे दी थी। मैम, आप बाहर रहे। ये दूसरी बार इस स्याह इमारत में आए थे। रोमान ने उसे बाहर रहने का ही कहा था, क्योंकि अंदर डॉक्टर उसका इलाज करना शुरू हो गया था। नहीं, मुझे अंदर जाना है। वो अब भी रो रही थी, लेकिन उसकी आवाज नहीं आ रही थी, सिर्फ उसका वजूद हचकोले खा रहा था। मैम प्लीज बात माने, मुझे अंदर जाने दो। मैं तुम सबको छोड़ूंगी नहीं। वो इनसे छोटी थी बहुत, और इन पर चीह रही थी। सबने रास्ता छोड़ दिया था। डर उसका नहीं था, अंदर मौजूद शख्स का था, जिसको अगर वो बाद में बताती तो वो उन्हें छोड़ता ना। रोमान दरवाजा हटा तो वो अंदर दाल हुई और वहीं पर थम गई। उसके बाजू पर बने हुए आबलू को अब साफ किया जा रहा था। वाला होश में था या नहीं वो अंदाजा ना लगा पाई, क्योंकि उसकी आंखें बंद थी, लेकिन उसके बीच में होंठ उसकी तकलीफ का बता रहे थे। डॉक्टर का उसके हाथ से ऐसा सलूक करते हुए देख वो रो पड़े थे। तुम। उसकी आवाज हलक में फंस गई। आज जिंदगी में पहली बार अबेजा रहमान पर सख्ता तारी हुआ था। उसका जान से अजीज एंजल, जिसके साथ क्या रिश्ता था वो खुद नहीं जानती थी, उसकी तकलीफ पर वो तड़प रहे थे। तुम। आवाज गुम, आराम से करो। तुम इसे तकलीफ दे रहे हो। वो चीही तो डॉक्टर के साथ उसने भी आंखें खोली। मैम, आप बाहर जाएं, डॉक्टर ने कहा तो वार्डन ने आंखें बंद कर ली।
شاید اس لڑکی کی طرف خود کے لیے دیکھنا چاہتا تھا۔ تم نوکری سے جاؤ گے، خاموشی سے اپنا کام کرو۔ وہ سب پر روب جا رہی تھی، انجانے میں یہ سب اس کا حادثہ نہ تھا، ایک وکیل کی بہن کو ہو کر بھی، لیکن یہ سب والد کا دیا ہوا اعتماد تھا جو بول نہیں چیخ رہا تھا۔ ڈاکٹر تیزی سے کام میں مصروف ہو گئے تھے، وہ قدم قدم چلتی پاس آئی۔ اب وہ سب آرام سے سب کر رہے تھے، وہ سب جان گئے تھے کہ وہ لڑکی جو اس سیاہ عمارت کے اس کمرے تک رسائی پا چکی ہے، یعنی وہ عام نہیں، بہت ہی خاص تھے۔ اس کے بازو پر پٹی کرتے وہ باہر نکل گئے اور اس کے نزدیک آئی اور بیڈ پر بیٹھے۔ پھر محسوس کیا جیسے وہ بتی سے پریشان کر رہی ہو جو سیدھا اس کی آنکھوں میں پڑ رہی تھی۔ دھیرے سے اٹھی اور سائڈ لیمپ چلایا اور سوئچ بورڈ ڈھونڈتے ہوئے بتیاں گل کے واش روم ڈھونڈتے ہوئے اندر گئی۔ ایک تولیا اور باٹی میں پانی لیتی باہر آئے، لیکن تولیا تو اس نے تکلیف دے سکتا نا۔ ٹیشو نکالتے ہوئے اسے نم کیا اور اس کے چہرے پر پھیرنے لگے جہاں کالک لگی ہوئی تھی جا بجا۔ یہ کام وہ نہایت احتیاط سے کر رہی تھی، والوں کو درد تھی یا نہیں وہ محسوس نہ کر پایا۔ جو محسوس کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ وہ پاس موجود ہے۔ ایک شخص نے کی مسائی ایسے کیا رضا مجھے بلانے لگا، اپنا حیا رکھنا اینجل، وہ کہہ کر اٹھتی کہ اپنی کلائی اس کے ہاتھ میں محسوس کرتے اس کے احساسات عجیب ہوئے۔ اگلے مہینے وہ 17 کے ہونے والے تھے، لڑکی تھی، اتنے احساسات تو سمجھ آتے تھے اسے۔ والد نے سائڈ لیمپ کو جھٹکے سے آف کیا اور اسے خود پر جھکایا۔ مجھے درد ہے کافی، کیا تم میرا علاج نہیں کرو گی ابھی؟ دوسرا لقب، میں کیسے؟ وہ لذری، تمہاری یہاں موجودگی، تمہارا لمس، تمہاری خوشبو وہ کر گئی جو یہ ڈاکٹرز گھنٹوں میں نہیں کر پائے۔ وہ دھیمے سے اس کے کان میں بول رہا تھا، مجھے جانا ہے، اسے دور ہونا چاہتی تھی۔ اس احساس سے پہلی بار روشناس ہوئی تھی، اس لیے سہم رہی تھی۔ تم اندر کیوں آئی تھی؟ اپنی کلائی پر گرفت سخت محسوس کرتے اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ چھوڑو، اندر کیوں گئی؟ اگر تمہیں نقصان پہنچتا الیور تو باخدا میں تمہیں مزید سزا دیتا۔ اس کی آواز سے اس کی وحشت کو محسوس کر رہی تھی۔ میں تمہیں، تمہارے لیے اینجل؟ کیوں؟ میرے لیے کیوں؟ کیونکہ، ہاں جواب دو، والد سے اکسایا۔ کیونکہ تم میرے دوست ہو، اور لڑکا لڑکی کبھی دوست نہیں ہوتے۔ کوئی اور وجہ بتاؤ، مجھے مطمئن کرو، ایسی آہستہ کرو، مجھے سردی۔ میرے لیے تم اندر کیوں گئی ابھی؟ ایک اور جملہ جس کے دل کو پگھلا گیا تھا، تمہارے لیے اینجل، وہی جواب۔ کیوں میرے لیے کیوں؟ کیونکہ تم میرے ہو، وہ بالآخر کہہ گئے تھے۔ اچھا، کس حق سے؟ وہ والد نہیں تھا، آج وہ احمر تھا، ایک عام انسان، ابھی کا احمر۔ بس تم میرے ہو، تمہیں چوٹ لگ جاتی تو؟ اور چھوڑو، مجھے درد ہو رہا ہے۔ وہ جھٹکے سے اسے دور ہوئی اور لمپ جلایا۔ والد نے سخت نگاہوں سے اسے گھورا تھا، وہ سارا تسلسل برباد کر گئے تھے۔ اٹھو، نکلو اور جاؤ یہاں سے، وہ دھیمے مگر سنجیدہ لہجے میں بولا۔ تم دعا لو اینجل، تم نکلو یہاں سے۔ وہ آنکھیں موند گیا۔ میں واپس نہیں آؤں گی اینجل، اس نے کہا تو والد اس کا بازو پکڑتے ہوئے اسے واپس بٹھایا۔ کیا چاہتی ہو؟ لیکن وہ سو سو کرنے میں مصروف تھے۔ درد ہو رہا ہے مجھے الجور۔ اس کے کہنے کی دیر تھی کہ وہ فوراً اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ والد کی مسکراہٹ دیکھتی ہوئی اسے گھورنے لگی۔ تم جاؤ ابھی، میں کسی حق کے بغیر حق جتا کر گناہ گار نہیں بننا چاہتا۔ وہ میں نے حیثیت سے کہتا، اس کی کامتی تھوڑی سے اوپر اس کے سر ہوتے ہوئے ہونٹوں کو دیکھتا ہوا کہہ رہا تھا۔ ابیزا نے ہونٹ کاٹے، وہ بات کا مطلب نہ جانے سمجھی تھی یا نہیں، لیکن اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ اسکارف کہاں ہے تمہارا؟ والد نے اسے باہر جاتے ہوئے دیکھا تو وہ رکی۔ تمہیں فرق نہیں پڑنا چاہیے، وہ بنا مڑے ہوئے بولی۔ مجھے فرق پڑے یا نہ پڑے، تم ایسے باہر گئے تو مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہوگا، وہ گھرایا۔ اپنا خیال رکھنا اینجل، اور وہ باہر نکل گئے۔